सेरोई मिस कैंग से मिलता है और इन्वेस्टमेंट को लेकर उनसे सलाह मांगता है। तो वो कहती हैं सबसे पहले अपने पब की कीमत तय करो ताकि कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके। सेरोई ईसीओ के साथ जीएम होल्डिंग्स के सीईओ से मिलने आता है और दानबाम की कीमत 5 बिलियन वॉन रखता है और वो इतना इन्वेस्ट करने के लिए मान भी जाते हैं। ये बात हर न्यूज में छप जाती है जिस वजह से उनको और भी काफी सारे इन्वेस्टर्स का कॉल आने लगता है। वो दोनों होजिन से मिलने आए होते हैं तो होजिन कहता है जीएम होल्डिंग्स तुम्हारा लीड इन्वेस्टर है जिसने 5 बिलियन वॉन इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से दूसरों को तुम्हारे ब्रांड पर भरोसा हुआ है और वो फॉलो कर रहे हैं। दानबाम में इन्वेस्ट करने के लिए और भी कई इन्वेस्टर्स तैयार हो गए हैं तो सभी इन्वेस्टमेंट को ऐड करने पर 10 बिलियन वॉन होता है। ईसीओ सेरोई से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि ठान ले तो सब कुछ पॉसिबल है, तो चलो दिखाते हैं दुनिया को कि हम क्या हैं। हाँ सही कहा तुमने। सेरोई को इन्वेस्टमेंट मिल गया है, ये बात चेयरमैन को भी पता चल जाती है। सेरोई सभी लोगों के साथ फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए जोरों शोरों से काम पर लग जाता है। कुछ दिन में द बेस्ट पब शो का सेकंड राउंड होता है और यून फिर से जीत जाती है। वहाँ से जाते वक्त उनकी मुलाकात गंसू और सोहा से हो जाती है। सेरोई बताता है कि वो सभी के साथ टीम डिनर के लिए जा रहा है तो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो ज्वाइन करना चाहेंगे, तो वो दोनों हाँ कर देते हैं। सोहा सेरोई का हाथ पकड़कर जाने लगती है जिससे ईसीओ को सोहा पर काफी गुस्सा आता है। तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो, अभी कुछ करने का सही वक्त नहीं है, टाइमिंग सही होना भी बहुत जरूरी होता है। 2 साल और वेट करो फिर देखो क्या होता है। डिनर करते वक्त वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। बोतल ईसीओ पर रुकता है तो गंसू पूछता है तुमने कहा था कि तुम मेरे पास आओगी अगर मैं चेंगा का हेड बन गया, क्या ये बात याद है तुम्हें? हाँ याद है, पर मैंने तो वो बस मुझे जवाब मिल गया। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी बकवास किए जा रहा है। गंसू की बातों से सबको समझ आ जाता है कि गंसू ईसीओ को पसंद करता है। चोई बोतल घुमाता है जो कि इस बार सेरोई पर रुकता है तो यून उससे पूछती है कि उसने पहली बार किस कब किया था। सेरोई बताता है कि उसने अब तक एक बार भी नहीं किया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं पर ईसीओ मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि एक बार जब सेरोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो गया था तो ईसीओ ने उसको किस किया था। चोई पूछता है कि तुम्हारे और सोहा के बीच कुछ चल रहा है क्या? हमारे बीच अभी कुछ चल तो नहीं रहा है पर मैं सोहा को पसंद करता हूँ, जो सुनकर ईसीओ को अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद गंसू पूछता है क्या तुम्हारे मन में ईसीओ के लिए फीलिंग्स है? नहीं, ईसीओ के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। ईसीओ सिर्फ मेरी फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर ईसीओ सैड हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो यहाँ से चली जाती है। तो यून कहती है आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपकी वजह से वो हर्ट हुई है तो जाइए उसको मनाकर वापस लाइए। तुम्हें उसे मनाने नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। मनाने गए तो उसके मन में झूठी उम्मीद जागेगी, अगर नहीं गए तो उसको और तकलीफ होगी। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो उसे अकेला मत छोड़िए। काफी सोचने के बाद सेरोई ईसीओ को मनाने आता है। तुम आखिर ऐसे रो क्यों रही हो? बाहर काफी ठंड है तो अंदर चलो। तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते ना तो क्यों आए हो? तुम तो समझदार हो ना, तो ऐसे बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? मैंने 2 साल का प्लान बनाया था पर गंसू ने आज सब कुछ खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, प्लान बी यूज करूंगी। ईसीओ सेरोई को अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उससे प्यार करती है, जो सुनकर सेरोई शॉक दे जाता है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम एक फैमिली की तरह साथ रह रहे हैं। ये कोई फैमिली वाली फीलिंग्स नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। देखो गंसू तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसने तुम्हारे खातिर कुछ बनने का सोचा है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तुम गंसू को बीच में मत लाओ। मैंने तो उस दिन बस यूं ही मजाक में उससे वो सब कहा था, इसलिए गंसू की फीलिंग्स को छोड़ो और मेरी फीलिंग्स के बारे में बात करो। देखो ईसीओ, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है, बस करो। मैं पसंद नहीं हूँ तो साफ साफ कह दो ना। हमारा काम, हमारी एज, ये सब बहाने होते हैं और मुझे बहाना नहीं सुनना। सिर्फ एक चीज सुनना चाहती हूँ, क्या आगे चलकर हमारे बीच कुछ होने का थोड़ा भी चांस है? नहीं, कोई चांस नहीं है, तो तुम मुझे भूल जाओ। ये सुनकर ईसीओ का दिल और बुरी तरह टूट जाता है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और रास्ते में बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन शाम को सेरोई पब में काम कर रहा होता है तो ईसीओ के बारे में सोच रहा होता है। दरअसल आज सुबह वो ईसीओ से मिला था। ईसीओ ने बताया था कि उसको कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। वो दानबाम नहीं छोड़ने वाली क्योंकि दानबाम को यहाँ तक लाने में उसने बहुत मेहनत की है। वही मिस्टर जैंग को गनवन का कॉल आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात करूं कि ना करूं। मैं ठीक हूं और सोहा ने बताया कि तुम भी ठीक ही हो। जब आपने मुझे धोखा दिया तो मुझे लगा कि आप मजबूर होंगे। डैड बुरी तरह फंस गए होंगे, उनका खून जेल में सड़ रहा है, तो भला उन्हें चैन की नींद कैसे आएगी। बस इतना ही कहने के लिए फोन किया है। आपने आखिर
मेरे साथ ऐसा क्यों किया डैड, बताइए मुझे ऐसा करना पड़ा चेंगा कंपनी की भलाई के लिए, कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन सेरोई से मिलने होजिन आता है और बताता है कि जीएम होल्डिंग्स ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। इस वजह से बाकी के इन्वेस्टर्स भी मना कर देते हैं। ईसीओ एयरपोर्ट पर होती है, वो घूमने जा रही होती है, तभी उसको भी इन्वेस्टर्स के मना करने वाली बात पता चल जाती है। सेरोई और बाकी के सभी लोग काफी परेशान होते हैं। चोई कहता है किराए का ऑफिस, नए स्टाफ और ब्रांच के ओनर का खर्चा, काम शुरू होने से पहले ही हम 500 मिलियन वॉन खर्च कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के पैसे आने से पहले ही खर्च कर दिए, आखिर इतनी जल्दी क्या थी? ये सब उस ईसीओ की वजह से हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये फैसला मेरा था। लेकिन उस इन्वेस्टर ने यूं अचानक डील कैंसिल क्यों कर दी? मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीएम होल्डिंग्स के सीईओ मिस्टर जैंग से मिलने आते हैं, मतलब कि सारा किया धरा मिस्टर जैंग का ही है। सेरोई एक एक करके ब्रांचेस खोलना चाहता था, पर ईसीओ ने उसको फोर्स किया था इन्वेस्टमेंट लेकर एक साथ बहुत सारे ब्रांचेस खोलने के लिए। इस बारे में सोचकर ईसीओ को बहुत पछतावा होने लगता है। सोहा एक प्लांट लेकर सेरोई से मिलने आती है तो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि सेरोई पर गुस्सा कर रहे हैं। दरअसल ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने दानबाम की फ्रेंचाइजीज को खरीदा था। अगर फ्रेंचाइजीज नहीं खुला तो ये सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। तभी सेरोई की नजर सोहा पर जाती है और उसके हाथ में वो प्लांट देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है अपनी औकात में रहो और जो है उसमें ही खुश रहो। सेरोई चिल्लाकर सभी को चुप हो जाने को कहता है। एक तो गलती करते हो और ऊपर से हम पर ही चिल्लाते हो। क्यों, मैंने क्या गलत किया है? क्या गलत किया है? अरे सबने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है ना। हाँ तो मेरा किया है ना, पैसे आप लोगों को तो नहीं देना था ना। हमने तुम पर भरोसा करके पूरी जमा पूंजी लगा दी, अब हम क्या करें बोलो? क्यों किया हम पर भरोसा? क्या जीएम होल्डिंग्स की वजह से? इन्वेस्टमेंट की न्यूज सुनकर भरोसा किया था, या हमारे यहाँ का खाना अच्छा लगा था? क्यों की थी आपने? आप सबने सोच समझकर डील साइन की थी। हमारा खाना टेस्ट करके फैसला किया था। आपने इसलिए साइन किया था क्योंकि हमारे खाने का टेस्ट बाकी फेमस रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा था। तो अब क्या बदल गया? क्या हमारे खाने का टेस्ट बदल गया है? अगर आप लोगों को डील नहीं करनी तो मत करो, लेकिन यहाँ आकर इस तरह तमाशा करना बंद करो। इन्वेस्टर्स ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो ये बताओ कि तुम हम सबको संभालोगे कैसे? क्या इतने पैसे है तुम्हारे पास? हाँ पैसे है मेरे पास। किसी भी बिजनेस में भरोसा होना बहुत जरूरी होता है और हमारी कंपनी आपके पैसे लेकर आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी। इन्वेस्टर्स ने हमें धोखा दिया है, पर चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों न आए, हम आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। सेरोई की बातें सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। सेरोई जा रहा होता है तो सोहा उसके पीछे आती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने सोच लिया है, मैं अपना पब गिरवी रख दूंगा। तुमने उसे कितनी मेहनत से खरीदा था, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। बस करो, तुम छोड़ क्यों नहीं देते अपनी ये जिद? कब तक इस तरह बार बार तुम टूटते रहोगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। पर मेरा क्या? तुम जानते भी हो मेरे लिए कितना मुश्किल था चेयरमैन का भेजा हुआ वो प्लांट तुम्हारे पास लेकर आना। कब तक सेरोई, आखिर कब तक मुझे ऐसे बार बार पिसना पड़ेगा? याद है तुमने कहा था कि हमारे रिश्ते का फैसला मैं ही करूंगी, तो तुम्हारी चेंगा से दुश्मनी, नफरत सब कुछ भूल कर मेरे पास आ जाओ, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। तभी सेरोई को ईसीओ का कॉल आ जाता है। आई एम सॉरी सेरोई, मैंने शायद जल्दबाजी कर दी, पर आखिरी फैसला तो मेरा था ना, कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ, तो तुम अपने आप को दोष मत दो। तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए दाव पर लगाई है, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। फिर वो सोहा की तरफ देखकर कहता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि टूट जाऊंगा। इससे मुझे तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ तब हुई थी जब मेरे डैड को निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। तकलीफ तब हुई थी जब डैड का एक्सीडेंट हुआ था और पैसों से सच को दबा दिया गया था। मैं उस दिन टूट कर बिखर गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए उठकर खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, और उससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सेरोई, मेरा मकसद है चेंगा को बर्बाद कर देना, और उससे पहले ना मैं रुकूंगा और ना ही हार मानूंगा। सेरोई की बातें सुनकर सोहा वही बैठकर रोने लग जाती है, क्योंकि सेरोई ने उसको मना कर दिया है, जिसके लिए सेरोई सोहा से माफी भी मांगता है। अगले दिन होजिन काफी सारे इन्वेस्टर्स का लिस्ट सेरोई को देता है। तभी वहाँ पर ईसीओ आ जाती है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट हो और आखिरी फैसला तुम्हारा था, तो फिर मैं कौन हूँ? मैनेजर तो अब भी मैं ही हूँ ना। जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे लिए यहाँ पर आना आसान नहीं था, पर फिर भी मैं आई। अगर तुम अब भी मुझे अपना मैनेजर समझते हो तो प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। ये सही कह रही है, तुम्हारे पास इतनी स्मार्ट मैनेजर है तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इन्वेस्टर्स के लिस्ट में एक नाम देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। दरअसल नाम उस बूढ़ी दादी का होता है जो कि अक्सर दानबाम में खाना खाने आती रहती हैं। होजिन उन दोनों को बताता है कि दादी एक बिजनेस वूमेन है, वो नई
नई और छोटी कंपनीज में अक्सर पैसे लगाती रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दादी जो है वो मिस्टर जैंग से मिलने आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जब चेंगा नई और छोटी कंपनी थी उस वक्त दादी ने ही चेंगा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। एक बच्चा है जो कि मुझे तुम्हारी जवानी के दिनों की याद दिलाता है, सेरोई नाम है उसका। इस बुढ़ापे में तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए हो भाई? उस मामूली लड़के पर इतना क्यों तरस आ रहा है आपको? क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे परेशान करना छोड़ दो। अपनी औकात में रहेगा तो छोड़ दूंगा। अब तुम मेरी भी बात नहीं मानोगे, मैं सिर्फ अपने वसूलों को मानता हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि वो एक मामूली लड़का है तो उससे इतना डरते क्यों हो? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। पहले तो मैं उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, पर अब चाहता हूँ कि वो घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगे मुझसे। बुढ़ापे में तुम तो पूरी तरह सठिया गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम सेरोई और ईसियो को दानबाम के छत पर देखते हैं। थैंक यू ईसियो, दानबाम को छोड़कर ना जाने के लिए। वैसे क्या अब तुम ठीक हो? तुम्हें क्यों जानना है? तुमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है ना? किस बारे में? क्या अपनी फीलिंग्स के बारे में? वो सेरोई के पास आती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये सुनकर सेरोई हैरान रह जाता है। तुम इतने अच्छे लगने लगे कि मैं कॉलेज छोड़कर दानबाम में काम करने लगी। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई थी, और अगर तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। प्यार किया है कोई डील थोड़ी ना है जो कि एक हाथ लो और एक हाथ दो। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तो तुम मुझसे ये हक छीन नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दिल है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर काम से निकालना चाहते हो तो निकाल दो, वो मुझे मंजूर होगा। बकवास मत करो, मैं तुम्हें कभी काम से नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हारे बिना दानबाम चलाने का सोच भी नहीं सकता। तुम बहुत सेल्फिश हो, पर ठीक है, फिलहाल मैं हमारी दोस्ती से ही खुश हूँ। जिसके कुछ देर बाद सेरोई चेंगा कंपनी के बाहर सोहा का इंतजार कर रहा होता है। उसको देखने के बाद भी सोहा जाने लगती है। उसको जाते देखकर सेरोई उसके पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। उस दिन के लिए सॉरी, तुमने वो सब मेरी भलाई के लिए ही कहा था। क्या बात है, वजह तो पता ही नहीं है तुम्हें। तुमने मुझे डंप किया है, समझे? जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। तुमने ऐसा क्यों बोला था कि मैंने तुम्हें डंप किया? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि बदला लेना साथ रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे एक बात बताओ, क्या करोगे बदला लेने के बाद? क्या उसके बाद तुम खुश रह पाओगे? सेरोई के पास इसका जवाब नहीं होता है। सेरोई और ईसियो ने कई इन्वेस्टर्स से बात की, पर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो थक हार कर सेरोई उस बूढ़ी दादी से इन्वेस्टमेंट मांगने का डिसाइड करता है, पर उसको पता चलता है कि दादी तो आज ही जेजू आइलैंड चली गई है घूमने के लिए। ईसियो को फोन करने पर सेरोई को पता चलता है कि ईसियो जेजू आइलैंड पर है। वो दादी से इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए गई है और उनके पास ही बैठी है। तो सेरोई दादी से इन्वेस्टमेंट की बात करता है। दादी कहती है अगर तुम द बेस्ट पब शो का आखिरी राउंड भी जीत गए तो मैं दानबाम में इन्वेस्ट करूंगी। आपका शुक्रिया, हम जरूर जीत कर दिखाएंगे। सेरोई ईसियो को थैंक यू कहता है जेजू आइलैंड जाकर दादी से बात करने के लिए। ठीक है सेरोई, आई लव यू, गुड नाइट, सपनों में मिलते हैं कहकर ईसियो कॉल कट कर देती है और ब्लश करने लगती है। पर सेरोई काफी शॉक में होता है, ये लड़की भी ना पूरी पागल है। अगले दिन जब वो सभी द बेस्ट पब शो के लिए आते हैं तो सभी लोग यून को ही घूर रहे होते हैं। दरअसल यून के बारे में आर्टिकल छपा है कि यून एक ट्रांसजेंडर है। इस आर्टिकल के बारे में जानकर यून काफी घबरा जाती है, तो वो यहाँ से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि इस आर्टिकल के पीछे गंसू का हाथ है और उसने ये द बेस्ट पब शो जीतने के लिए किया है। सेरोई यून के पीछे आता है और उसको समझाता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें शो में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं भी जीते तो भी कोई बात नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सेरोई अंदर आकर शो वालों को बताता है कि यून की जगह वो खाना बनाएगा। आर्टिकल देखने के बाद ईसियो यून को कॉल करती है और वही सब कहती है जो कि सेरोई ने कहा था। साथ ही उसको एहसास भी कराती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये शो जीतना जरूरी है और क्या कुछ दाव पर लगा है सब कुछ बताती है। शो स्टार्ट होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर यून तैयार होकर आ जाती है, जिससे गंसू शॉक्ड जाता है। यून ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जैसी है बहुत अच्छी है, दूसरे क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है, पर उससे पहले वो माइक में अनाउंस कर देती है कि वो एक ट्रांसजेंडर है और सबको हैरान कर देती है। सेरोई जानता था कि यून हार मानने वालों में से नहीं है, इस वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद विनर अनाउंस किया जाता है और इस बार भी यून ही जीतती है।